एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जतीन कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा पार्ट ए खत्म हो गया है, पार्ट बी हमने स्टार्ट किया है इससे पहले लेक्चर में। और पार्ट बी में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो मेटल कॉम्प्लेक्स पर थर्मोडायनेमिक या काइनेटिकल जो इफेक्ट होते हैं, काइनेटिकली जो इफेक्ट होते हैं, उनको हम क्या देख रहे हैं इस यूनिट के अंदर। तो हमने देखा इस जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं मेटल कॉम्प्लेक्स जो आपके हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उन पर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। और उसकी स्टेबिलिटी दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय थर्मोडायनेमिक मेथड और हमारा एक हो जाएगा आपका काइनेटिकल मेथड। तो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेबिलिटी वो हमने देख ली थी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, जो आपकी बॉन्ड एनर्जी या फिर आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट या रिडॉक्स पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, वो थर्मोडायनेमिक आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। और जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगी दैट वुड बी काइनेटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी काइनेटिकल स्टेबिलिटी। और उसके बाद हमने देखा इसमें कि जो आपकी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई मेटल लिगेंड से जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होगा, जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से जुड़ा होगा, यानी कि उनके बीच का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा उनको डिसोशिएट करना मुश्किल होगा, और डिसोशिएट नहीं कर पाएंगे तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये सब देखते हैं उस कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन बना के, उसको सॉल्यूशन में डाल के। अगर सॉल्यूशन में वो कॉम्प्लेक्स क्या है, डिसोशिएट हो रहा है यानी कि वो लेस स्टेबल है। और अगर वो फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, फॉर्म्ड हो रहा है तो फॉर्म्ड को हम कहेंगे कि वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो इसी बेस पर हमने अपना रिलेशन निकाला था, डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा और फॉर्मेशन कांस्टेंट देखा। और फॉर्मेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो थे आपके, उनमें रिलेशन भी हमने देख लिया कि फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया गया है, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जितना उसका क्या होगा, जितना फॉर्मेशन कांस्टेंट कम उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम। या फिर आपको अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो जितनी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम, इसमें उल्टा होगा, कम वाला होगा। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो आपका कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो अभी हमने देखा कि कोई भी मेटल जब लिगेंड से इंटरेक्ट करती है, अट्रैक्ट होती है, तो हमारी फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक है, अब देखो कोई भी मेटल देख लीजिएगा, कोई भी मेटल जब किसी लिगेंड से इंटरेक्ट करती है, कोई भी मेटल जब किसी लिगेंड से इंटरेक्ट करती है तो आपका क्या बनाती है, कोई भी मेटल जब लिगेंड से इंटरेक्ट करती है तो आपको क्या बनाती है, मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाती है। और अगर हम n नंबर लिगेंड ले लें तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेटल लिया, उसको n नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन करा दिया उसका, और क्या बना दिया अपना MLN, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। अब ये काम हमने एकदम से किया, फॉर्मेशन हो रही है यानी कि स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेप वाइज भी तो हो सकती है ना ये काम। यानी कि मेटल लिगेंड से, इतने सारे लिगेंड से एक साथ इंटरेक्ट ना करके ऐसे करे कि पहले मेटल एक लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करे, फिर जो आपका कंपाउंड बन रहा है फिर वो एक और लिगेंड के साथ, फिर एक और, इस तरह से, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप अगर वो लिगेंड से रिएक्शन करे तो एक बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना ले। तो अगर हम उन अलग अलग स्टेप का क्या देखें, स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखें, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, उनमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप ये लिख सकते हो कि पहले मेटल n नंबर ऑफ लिगेंड से इंटरेक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, आप लिख सकते हो complex formation by metal and ligand, metal and ligand takes place in several steps। अब जो फॉर्मेशन हो रही है वो
क्या हो सकती है, मेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो हो रहा है मेटल और लिगेंड से, ये अलग कुछ स्टेप्स में भी हो सकता है पूरा। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले ऐसा हो कि M एक L से करे कंबाइन और क्या बना ले आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना ले, और जब ये बनाए तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो कितना रहना चाहिए K1, क्योंकि स्टेप 1 है K1, और K1 यही साथ में आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। K1 कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है Ml अपॉन रिएक्टेंट कितना हो जाएगा M और L, ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि Ml जो आपका बना है इसमें एक और L ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा आपका K2 हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट, और क्या बन गया आपका Ml2, ठीक है। और यहाँ पर K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए सभी, प्रोडक्ट कितना है Ml2 और नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट कितना है Ml एंड L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब क्या करें, Ml2 ले और फिर से एक और L ले ले और यहाँ पर कर दें K3, ठीक है, K3 कर दें और आपका क्या बन जाएगा Ml3, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है Ml3 और ये कितना है आपका Ml2 और एक और L, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, यानी कि हम अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं n तक। अब n तक यहाँ पर दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है ना, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं उसके बाद से 3 के बाद से, यानी कि ये ऐसे ही प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। इसका डैश का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस चला है, ठीक है। तो अब क्या करें, अगर हम ले लें Ml, देखो यहाँ पर Ml यहाँ पर ले लें N-2, ठीक है, ये बन जाएगा, और ले लें यहाँ पर एक L, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि N-1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N-1 तो हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ से Ml N-1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कि N-1 कितना आ गया Ml N-1 अपॉन हो जाएगा Ml N-2 और L, ठीक है। और एक और काम हो सकता है यहाँ पर क्या कि अब हम इसको क्या लें Ml N-1 लेंगे, नीचे के दो दिखा दिए, बीच का हमने स्किप कर दिया, ठीक है, प्लस हम एक और L ले लें तो ये क्या हो जाएगा कि N हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा इस बार MLN, बन गया हमारा MLN, यही तो चाहिए था हमें। और इसके लिए आपकी वैल्यू जाएगी Kn की क्या हो जाएगी MLN ऊपर और अपॉन में आ जाएगा MLN-1, ठीक है, एंड L, ठीक है, लाइक दिस, ये लिख रहा होगा, 1 सेकेंड, ये ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका, ये डायरेक्ट बन रहा था लेकिन हमने स्टेप वाइज किया, स्टेप वाइज में आपका इस तरह से बना, एक M और एक L बना, फिर यहाँ से आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट आ गया, इस तरह से आपका यहाँ तक आ गया Kn तक, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ तक। अब ये जो आपके आए हैं आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो K1 K2 और K3 और Kn-1 या Kn जो भी है ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, इसमें क्या उसमें क्या कहला रहे थे, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सेम यहाँ पर भी यही कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर्मेशन तो हम कॉम्प्लेक्स का ही कर रहे हैं जो पहले देखा था, लेकिन ये स्टेप वाइज, तो बस स्टेप वाइज लगा दो। फॉर्मेशन कांस्टेंट तो हम इसको बोल ही गए थे इससे पहले, अब इसको क्या बोल देंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद जो आपको लिखना है पॉइंट्स वो मैं लिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक लिखिए पहले, तो उसके आगे आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो वहां तक तो आपने छोड़ दिया था, ठीक है, ML N अपॉन ML N- और L तक, ठीक है। Kn वाला आ गया था आपका, यानी कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गई थी Kn तक आ गई थी, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है
हैंस K1 K2 और K3 क्या है यहाँ पर, K1 K2 K3 Kn-1 और Kn जो भी सारे आए थे वो क्या कहलाते हैं, और कॉल्ड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। अभी बताया था आपको, वैसे वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट कहे जाते हैं, लेकिन हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर वो कहलाएंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, तो आप उससे सोचिए, अगर एक मेटल है और एक लिगेंड है तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब एक मेटल लिगेंड ऑलरेडी है और एक और लिगेंड आ रहा है, तो वो लिगेंड और लिगेंड आपस में, लिगेंड लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं ड्यू टू रिपल्शन, इसी रिपल्शन के कारण, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स के रिपल्शन के कारण जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि जितने ज्यादा लिगेंड होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन और उतना ज्यादा डिक्रीमेंट होगा इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स उतने ज्यादा रिपल्शन, और जितना ज्यादा रिपल्शन यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही कम। तो अब आप बताइए, जब फर्स्ट आया था आपका K1 वो ज्यादा होगा या Kn ज्यादा होगा, K1 ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है तो रिपल्शन कम है, और रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है आपका, ज्यादा। तो इसके लिए भी ऑर्डर है आपका, अगर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर बनता है ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑर्डर है इसका, क्या K1 की सबसे ज्यादा होगा, K1 सबसे ज्यादा होगा, यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट में K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, K2 की कम, K3 की कम और Kn की सबसे कम। ठीक है, और इसका रीजन भी है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के रिपल्शन के कारण। अब आगे देख लेते हैं, हियर वी हैव एक्सप्लेन, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ाया हमने, K पढ़ाया ना, वेट सॉरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट जो हमने पढ़ाया उसको K से डिनोट किया है, तो वही देख रहे हैं, हियर वी हैव एक्सप्लेन, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया विद स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन बट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द अनदर मेथड, दूसरे मेथड से भी, जिसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। यानी कि अभी हमने किस फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया, स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स को हमने किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन किया, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के फॉर्म में, यानी कि K की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हमने। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि हम दूसरे कांस्टेंट को लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फॉर्मेशन या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्टेप वाइज की जगह एक बार क्यूमुलेटिव लगा लो और एक बार लगा लो आप ओवरऑल, तो हम इसको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जगह क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। अभी हमने पीछे भी देखा था किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, फॉर्मेशन को करते हैं बीटा से और डिसोसिएशन को करते हैं Ki से, याद रखिए। तो वो यहीं से आया है, ठीक है, वो यहीं से आया है। अगर K आ रहा है आपका, जो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके लिए K यूज किया गया है, इसका मतलब वो क्या है, आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात की गई है इसमें, यानी कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन की बात की गई है। लेकिन अगर वहां पर बीटा दिया है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर बात की गई है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट की। ठीक है, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। तो अब इसके टर्म में देखेंगे हम, बीटा तो हो गया, ठीक, यहाँ तो हमने इसको लिख दिया। तो अब हम देखेंगे किसकी टर्म में, अब बीटा के लिए हम इसको देखेंगे। ठीक है, किसके लिए देखेंगे, बीटा के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां से यहां तक एक बार नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम ये वाला एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, बीटा को एक्सप्लेन करने वाले, बीटा की टर्म में अब देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो इसके चार नाम बनते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फिर क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं
इसमें भी क्या होगा, सेम वही पहले जैसा करना है। मेटल जब क्या करेगा, लीगेंड एन नंबर ऑफ लीगेंड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है MnN, ठीक है। लेकिन यही काम इसको स्टेप में भी कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका कि M क्या करे, एक लीगेंड से रिएक्ट करे, ठीक है, यानी कि β1 हो जाएगा यहाँ पर। इसका ओवरऑल देख रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा इसका Ml, ठीक है। और इसके लिए β1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, प्रोडक्ट लिखना है और रिएक्टेंट, यानी कि Ml अपॉन हो जाएगा आपका M और L, ठीक है। फिर इसी तरह इसका सेकेंड स्टेप हो जाएगा जिसमें आपने M लिया और 2L लेंगे इस बार, इससे मतलब नहीं होता इसका, इसको अलग लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या हो गया, β2 क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा ML2 बनेगा, तो यही, और β2 क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट कितना है ML2 अपॉन हो जाएगा आपका M और L कितना है 2, तो वो जाएगा पावर की फॉर्म में, ऐसे ही करते हैं ना रिप्रेजेंट, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड स्टेप इसका, M और 3L ले लिया और ये बनाया इसमें β3 बनाएंगे, मतलब β3 होगा इसका क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये बनाएगा यहाँ पे ML3 और β3 कितना हो जाएगा ML3 अपॉन M और L का क्यूब, क्योंकि जो आगे होता है वो पावर में चल जाता है। इसी तरह से ये चलता रहेगा और हम तो अपना लास्ट लिख लेंगे, ठीक है, लास्ट लिख लेंगे हम अपना, क्या करेंगे M प्लस, अगर उसने n-1 L लिए हैं, ठीक है, तो अब क्या बनाएगा βn-1 हो जाएगा, ठीक है, βn-1, तो यहाँ पर हो जाएगा MLn-1 और यहाँ के लिए βn-1 कितना हो जाएगा, करिए जरा, MLn-1 अपॉन में हो जाएगा आपका M L की पावर हो जाएगी n-1, ठीक है। फिर इसी तरह हम फिफ्थ स्टेप देखें, फिफ्थ का ये तो मतलब चल रहा है ना, आप कोई भी डाल देना, ठीक है, स्टेप तो चलते जा रहे हैं ना, स्टेप बल्कि ये डालो ही मत, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ लिख के आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन, ठीक है, स्टेप वाइज तो कर ही रहे हैं हम, यहाँ से लिख लो, चलो 1 2 3, इस तरह से चल रहा है, n-1 हो गया ना स्टेप, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा nth स्टेप, ये हो जाएगा M प्लस NL लेंगे, ठीक है, और अब बनाएगा आपका βn, लास्ट में बना रहा है आपका n लेकर, और अब क्या हो जाएगा MLn बन गया फाइनली आपका। तो βn कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट कितना है MLn, और यहाँ पर हो जाएगा आपका रिएक्टेंट है M और ये हो जाएगा आपका L और उसकी पावर n, ठीक है, ये आ गया आपका। अब जो ये आ रहे हैं आपके β1 β2 β3 βn-1 और βn, ये क्या कहलाते हैं आपकी, यही कहलाते हैं आपके ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि here β1 β2 β3 up to βn-1 and βn are called, क्या कहलाते हैं ये, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ठीक है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट, यहाँ तक हो गया। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा के और के फॉर्मेशन और बीटा में, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब पहले हमने देखा स्टेप वाइज फॉर्मेशन, फिर अब देखा हमने ओवरऑल फॉर्मेशन। ओवरऑल फॉर्मेशन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, के फॉर्मेशन, ठीक है, के से दिखाते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को, और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को दिखाते हैं बीटा से। अब हम इन दोनों में जो आपका थर्ड टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। तो पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं रिलेशन। देखो आगे रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि के और बीटा में रिलेशनशिप देखना है हमें।
तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में तो बीटा लेते हैं ना, तो M3L और ये वाला हमने एक स्टेप ले लिया, ठीक है, यहाँ तक लेके β3 की वैल्यू ये आ गई, प्रोडक्ट अपॉन देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें स्टेप वाइज रिएक्शन में देखें तो उसमें K लेते हैं, ठीक है, तो M प्लस, और बस अंतर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि L हमेशा नहीं लेते हैं, उसको नहीं रिपीट करते, इसमें क्या होता है ML और फिर वापस से उस कॉम्प्लेक्स में ही लिगेंड मिलाया जाता है, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से हमने इसके 3 स्टेप ले लिए। अब आपको पता है बिकॉज बीटा कितना है आपका, ध्यान दो, ML3 अपॉन हो जाएगा आपका ML3। अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं ML और ML2 से, कैसे, ऊपर भी ML से मल्टीप्लाई और ML2 से भी, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, क्योंकि एक तो नहीं लगा सकते ना रिलेशन, हमें तो वही चाहिए होता है, इसलिए मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड भी करेंगे तभी होता है, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बीटा को कैसे, इसको अलग अलग लिख ले, मैंने लिख लिया पहले ML, ठीक है, फिर ML2 लिख लिया, मल्टीप्लाई में तो कोई भी लिख सकते हैं, और फिर ऊपर वाला लिख लिया ML3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपॉन में करेंगे, 1 सेकेंड, ये नहीं आ रहा है इधर, ठीक है, तो हम इधर ही कर लेते हैं साइड में, यहाँ देख लीजिए इधर, ठीक है, इसके आगे का इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इस तरह भी तो अरेंज कर सकते हैं हम इसको, कैसे कि ML को पहले ले ले, ठीक है, ये वाला ML, फिर हमने लिख लिया ML2 लिख लिया ये वाला, फिर हमने लिख लिया ML3, ठीक है, इस तरह अरेंज कर दिया। और नीचे वालों को भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं M, और एक इसके L को L साथ ले लिया, फिर इसको अरेंज कर सकते हैं ML, और एक उस वाले L को साथ ले लिया, फिर इसको अरेंज कर सकते हैं ML2, और एक L को साथ ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो, ये इतना वाला पोर्शन देखना, ये, ठीक है, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, 3 पार्ट हो गए आपके। तो ये वाला पोर्शन देखो, ML अपॉन ML क्या बन गया, ये K1, इसको K1 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई ML2 ML और ML क्या बन गया K2, और ये क्या बन गया ML3 ML2 L, ये क्या बन गया K3। तो बीटा बराबर कितना आ गया, K1 K2 K3, ये आ गया। लेकिन ये तो इसके लिए आया है, लेकिन हम अगर ले n नंबर ऑफ लिगेंड्स तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो फॉर n नंबर ऑफ लिगेंड्स, n नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए क्या हो जाएगा रिलेशन, बीटा बराबर हो जाएगा आपका K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn, ये रिलेशन हो गया, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, इसका लोग ले लें, क्या है ये 2, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में कर लेती हूँ थोड़ा सा, ना इट्स ओके, अभी ठीक है। देखो यहाँ तक तो समझ आ गया, हमने ML और ML2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, फिर हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे किया, इसको ऑर्डर में लगा लिया, ML, ठीक है, फिर ML2 फिर ML3, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, ML ML2 ML3, तो ML ML2 ML3, ठीक है। और नीचे भी क्या करा, पहले M ले लिया और M के साथ एक लिगेंड, ये 3 है ना, तो एक अलग कर लिया, फिर हमने लिया ML और उसके साथ एक लिगेंड, फिर ML2 लिया और उसके साथ एक लिगेंड, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। ये ML अपॉन ML क्या बन रहा है K1, ML2 अपॉन MLL क्या बन रहा है K2, और इसी तरह ही बन रहा है आपका K3, ठीक है, ठीक है। अरे एक चीज मिसिंग हो गई यहाँ पर, ये β3 था तो यहाँ β3 करेंगे, और ये भी β3 था, ठीक, क्या था ये β3, क्या था β3, इसलिए जब n नंबर ऑफ लिगेंड की बात करेंगे तो बीटा n बराबर होगा K1 K2 K3 और इंटू K3, और इसको लास्ट आगे भी कर सकते हैं सॉल्व, कैसे, इसको Kn-1 करके इंटू Kn कर लीजिए, ठीक है, अब ज्यादा सही लगेगा। एक हमने, क्योंकि अभी तक हमने Kn-1 तक भी देखा था ना, तो वो वाला केस भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर हम इसको लोग ले लें, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लोग ले लें तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा लोग Bn बराबर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो लोग कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो लोग K1 प्लस लोग K2 प्लस लोग
K3 प्लस अप टू करके log Kn-1 प्लस log Kn, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला log का। ठीक है, ये इसमें लग रहा है लेकिन आप एक लाइन में लिखेंगे तो इसको सही से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ से ये हो रहा है इसका log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 अप टू हो जाएगा log n-1 और प्लस log n। ठीक है, इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका रिलेशन किसमें, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी यानी कि के और बीटा में। तो अभी हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देख ली। स्टेबिलिटी कितनी तरह से देखी जा सकती है, दो तरह से देखी जा सकती है, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। फिर हमने आयनिक सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखी। आयनिक सॉल्यूशन के बाद हमने देखी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और उसके बाद हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसके बाद हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिलेशन देखा, जो कि आपका बीटा एन बराबर आ रहा है K1 इंटू K2 अप टू Kn तक कर लेंगे, और log में हो जाएगा आपका बीटा एन बराबर हो जाएगा log K1 प्लस log K2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो हमने थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल कंपाउंड तो देख लिए। अब देखते हैं काइनेटिकली लेबल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। वही बात है, यहाँ पर उन्होंने स्टेबल अनस्टेबल की तरह जगह नाम बदल दिए। स्टेबल कौन होते हैं, इनर्ट। मैं लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहे इधर लिख देती हूँ। स्टेबल के लिए हमने यूज कर लिया इनर्ट, और आपके लिए अनस्टेबल के लिए यूज कर लिया क्या, लेवल। ठीक है, वो कैसे अभी बता देती हूँ। स्टेबल मतलब जो स्टेबल हो गया, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी कि अक्रे हो गया। अनस्टेबल मतलब जो अनस्टेबल है, बार बार टूट रहा है, यानी कि गतिशील है। लेवल मतलब गतिशील। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कैसे पता चलता है कि काइनेटिकली लेबल और काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है। थर्मोडायनेमिकली तो हमने देख लिया, अब देखते हैं काइनेटिकली। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है या तो क्या होगा, स्लो होगा या फिर फास्ट होगा। ठीक है, तो उस बेस पर जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं हैज बीन क्लासिफाइड एज काइनेटिकली लेबल और काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बाय टॉबे इन 1952। यानी कि 1952 में टॉबे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उसके रेट के बेस पर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, काइनेटिकली लेबल और काइनेटिकली इनर्ट। ठीक है, बस ये बताया। अब कैसे होगा वो देखते हैं। काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स है, काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच वन और मोर लिगेंड, जिसमें एक और एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कॉम्प्लेक्स स्पेसेस जो है आपका, यानी कि काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक या एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में of the complex spaces can be replaced by other ligands quickly or rapidly। यानी कि काइनेटिकली लेवल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होंगे जब क्या होगा, आपका कोई कॉम्प्लेक्स स्पेसेस है उसमें बहुत सारे लिगेंड प्रेजेंट हैं, और वो बहुत सारे लिगेंड में से एक या दो लिगेंड क्या कर जाएं, चेंज कर जाएं, दूसरे लिगेंड से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाएं, तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेबल है। ठीक है, और जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा लेवल कॉम्प्लेक्सेस का, वो क्या होगा, इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड हैंस स्पेसेस। यानी कि आप देखो,
अब क्या है, ये फास्ट रिएक्शन हो रही है, फास्ट है यानी कि हम इसका रेट मेजर नहीं कर पाएंगे, मेजर करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कुछ स्पेशल टेक्निक यूज हो जाती होती है टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि लेबल कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन का रेट है उसको मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज की जाती है, क्योंकि इसका रेट मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो सिर्फ कुछ स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू ही इनका रेट मेजर किया जा सकता है। और कौन से होते हैं काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्स? वो कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होगा एक या एक से ज्यादा लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट है वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं किससे? दूसरे लिगेंड से, जल्दी से, वो भी और बहुत तेजी से होगा ये काम, इसीलिए इसका रेट जो होगा फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि हम इतने मेजर कर पाएंगे, उतनी देर में वो रिप्लेस ही कर देंगे। तो इसीलिए इसके जो काइनेटिकली लेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका रेट मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक ही यूज की जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? तो काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस, ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन विच लिगेंड्स प्रेजेंट इन द, जिसमें लिगेंड जो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर सके? कैन बी रिप्लेस्ड हो सके, लेकिन बहुत स्लोली। रिप्लेस तो यहाँ भी होंगे लेकिन बहुत स्लोली, धीरे से होंगे। ठीक है, और जब धीरे हो रहे हैं तो इनका क्या होगा? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कैन बी मेजर्ड। और जब धीरे हो रहा है तो धीरे वाले स्टेप का तो हम रेट मेजर कर सकते हैं, और इसका रेट मेजर करने के लिए हमें कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल रेट पर हो रही हैं, तो हम रेट इजीली मेजर कर पाएंगे, तो हमें कुछ स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं है। कन्वेंशनल टेक्निक्स यानी कि नॉर्मल टेक्निक से ही इनका रेट मेजर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बस इतनी सी काइनेटिकली लेबल और इनर्ट की बात। थर्मोडायनेमिकली हमने देख लिया, थर्मोडायनेमिकली जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी किसके बेस पर होती है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो आपके वो थर्मली क्या होंगे? स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे या इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे, और अगर आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम तो वो थर्मली कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल होंगे या फिर लेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं काइनेटिकली लेबल और इनर्ट की बात हो गई। काइनेटिकली अगर आपको देखना है तो बस वही देखना है कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले जो लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले लिगेंड की बात कर रहे हैं हम, वो क्या करें? दूसरे लिगेंड से अगर रिप्लेस हो रहे हैं बहुत तेजी से, तब तो हम बोलेंगे काइनेटिकली लेबल, और जब तेजी से होंगे तो रेट हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ स्पेशल टेक्निक से ही उनका रेट मेजर हो सकता है। इससे अलग काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे? बहुत धीरे से अपने पास वाले लिगेंड से रिप्लेस होंगे, और जब बहुत स्लो होंगे, ये रिप्लेसमेंट बहुत स्लोली होगा, तो उनका रेट हो सकता है मेजर इजीली, और जब मेजर हो सकता है इजीली तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नॉर्मल या कन्वेंशनल टेक्निक से ही उसका रेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि काइनेटिकली लेवल और इनर्ट की बात, तो थर्मोडायनेमिकली इनर्ट और लेवल हमने देख लिया, यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल भी हमने देख लिया। तो अब हमारा ये वाला टॉपिक यही खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक चलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो फैक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको नोट डाउन करिए, और आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।